तो मूवी की शुरुआत होती है सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना से, और वो दोनों एक स्केटिंग क्लब में थे जहां पर सेबेस्टियन एना के साथ स्केटिंग कर रहा होता है। और फिलहाल अभी दुनिया के अंदर एपोकलिप्स मचा हुआ है, जिससे बचते बचाते वो दोनों यहाँ वहाँ पर घूम रहे होते हैं। खैर अब वो दोनों ही बाहर जाने लगते हैं अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ब्लाइंड रॉबर्स आ जाते हैं जो कि सेबेस्टियन को पीट कर उसके खाने पीने का और जरूरी सामान लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर ये जो रॉबर्स होते हैं ना, इनके सेंसेस बहुत ही ज्यादा हाई थे, इसलिए ऐसा कर पाए थे। खैर अब एना, जिसको सेबेस्टियन ने वहीं पर छिपा दिया था, वो उसके पास में आती है और अब वो दोनों बाहर चले जाते हैं अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके। और हम पूरे शहर को देख पाते हैं जहाँ पर तबाही मची हुई है। ट्रेन्स, ट्रांसपोर्ट्स, प्लेन्स के एक्सीडेंट हो रखे हैं, हजारों लाखों लोग खत्म हो चुके हैं और एपोकलिप्स सब जगह फैल चुका है। खैर अब रास्ते में सेबेस्टियन को एक ग्रुप दिखाई देता है जो कि बाहर से खाना वगैरह ढूंढकर वापस अपने बेस पर जा रहे होते हैं, और वो सभी ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं जो कि एक रोप के सहारे अपने बेस तक वापस जा रहे थे। अब सेबेस्टियन उनको देखकर रुक जाता है और एना से कहता है कि जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए कि वो लोग अच्छे हैं तब तक वो छुप ही रहे। और अब वो उस ग्रुप से बात करने लगता है। वो कहता है कि वो 2 दिन से भूखा है, लुट चुका है और इंजर्ड भी है, और अगर वो लोग उसे अपने साथ ले चले तो वो उन्हें जनरेटर का पता बता देगा। और उस ग्रुप का लीडर मार्शियल उसकी बात को मानकर उसको अपने बेस तक ले जाता है। अब इस बेस के अंदर और भी लोग थे जो कि उसे रहने के लिए जगह देते हैं, और एक डॉक्टर लिलियन उसके घाव को स्टिच करती है। अब सेबेस्टियन सबके साथ बैठा हुआ था और यहाँ पर उसे एक अंधा आदमी दिखाई देता है जिसकी आंखें फूटी हुई थी, और वो सेबेस्टियन को बताता है कि कुछ लोग इन क्रीचर्स को देख सकते हैं और आंखें खोलकर बाहर भी जा सकते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं होता, और वो सबको मजबूर करते हैं उन क्रीचर्स को देखने के लिए। और वो लोग उसके पास भी आए थे जिन्होंने उसकी वाइफ को पकड़कर उसकी वाइफ के फोरहेड पर ऐश से एक आंख बनाई और जबरदस्ती उसकी आंखें खोलकर उस क्रीचर को देखने पर मजबूर कर दिया, और उस दिन उसने खुद को बचाने के लिए अपनी ही आंखें फोड़ ली थीं। खैर तभी हम एक चीज नोटिस करते हैं कि सेबेस्टियन के साथ एना कहीं भी दिख नहीं रही होती है, तो वो अभी तक कहीं पर छुपी हुई थी। और अगर वो यहाँ पर खुद ग्रुप में आ सकता है और ये लोग अच्छे हैं तो उसको एना को भी साथ लेकर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो वो बेचारी अकेली ही उन क्रीचर्स के आसपास थी। और हम जानते हैं कि ये क्रीचर्स टेम्प्ट करके किसी से भी ब्लाइंड फोल्ड खुलवा सकते हैं और वो आसानी से मारी जाएगी। तो आखिरकार सेबेस्टियन ने ऐसा किया क्यों होगा, तो इसका जवाब हमको अब मिलेगा। खैर अब रात हो जाती है और सबके सोने के बाद में वो ऑपरेशन रूम में जाता है, और ये जगह एक बस वाली फैक्ट्री थी जहाँ पर बहुत सारी बसेस थी और वो सभी रेफ्यूजीज एक बस में सोया करते थे। अब सेबेस्टियन सारी कीज लेकर आता है और बस को शुरू करने लगता है। वो सभी लोग जाग चुके थे और वो उसको देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, उसको रोकने लगते हैं, लेकिन वो ड्राइवर्स कैबिन को अंदर से ही लॉक कर लेता है और अपने काम में लगा रहता है। वो एना से कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, इन लोगों को फ्री कर देगा। अब वो बस को ऑन कर ही लेता है और सब लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस को जैसे तैसे फैक्ट्री से बाहर निकाल लेता है। तभी वो क्रीचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो जबरदस्ती सबकी आंखें खुलवाकर उन्हें वो देखने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक इंसान खुद को खत्म करता जाता है। और सेबेस्टियन सबको मरते हुए देख रहा था, लेकिन शॉकिंगली वो खुद खत्म नहीं हो रहा था, उल्टा उन्हें उन मरने वालों की सोल्स एज लाइट उनकी बॉडी से निकलकर आसमान में जाती हुई दिखाई दे रही थी। अब तभी एना उसके पास में आती है जो कि उससे कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया। अब वो सब फ्री होकर उनकी सही जगह पर जा चुके हैं, और सेबेस्टियन एक शेफर्ड है जो कि सारी शीप्स को उनके पेन से फ्री करके उन्हें सही जगह पर पहुंचा रहा है। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो भी आफ्टर लाइफ में जाकर एना और अपनी वाइफ से दोबारा मिल सकता है। यानी कि हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर एना रियल नहीं है, बल्कि वो सेबेस्टियन के विजन्स में है, या फिर ये कहें उसके साथ में कोई क्रीचर है। और सेबेस्टियन यहाँ पर क्यों नहीं मरा, तो इसका असली रीजन ये है कि उसे खुद इन क्रीचर्स ने चूज किया है बाकी दुनिया में बचे हुए लोगों को खत्म करने के लिए, जैसा कि उस ब्लाइंड व्यक्ति ने बताया था। और यहाँ पर उसे ये लगता है कि वो ये सब काम अच्छा कर रहा है और क्रीचर्स ही उसे एना दिखाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्रीचर्स ने उसके लिए एना का रूप लेकर रखा हुआ है ताकि वो उसके कंट्रोल में रहकर सारी बातें माने और लोगों को उन क्रीचर्स के आगे सैक्रिफाइस करता रहे। खैर अब हम 9 महीने पहले का सीन भी देख पाते हैं, और आखिरी मूवी की तरह यहाँ भी पास्ट और फ्यूचर की कहानी साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन ये डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक काइंड ऑफ स्पिन ऑफ सीक्वल है, जिसके अंदर जब ये एपोकलिप्स शुरू हुआ था तब की कहानी दिखाई जा रही है, और प्रेजेंट और पास्ट के सिर्फ 9 महीने का गैप है। एनीवेज, जैसा कि ये कहानी बार्सिलोना शहर की है, तो यहाँ पर हम सेबेस्टियन को देख पाते हैं जो कि पेशे से एक इंजीनियर है और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वो एक टरबाइन के पास में खड़ा हुआ था, उनकी टेस्टिंग कर रहा था, जिसको कॉल पर पता चलता है कि 2 टरबाइंस के अंदर ढेर सारे लोगों ने एक साथ कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और भागा भागा अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसको शहर की न्यूज मिलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत सारी सिटीज के अंदर, इनफैक्ट पूरे यूरोप के अंदर लोग खुद को खत्म कर रहे हैं। कभी कोई ट्रेन ड्राइवर खुद को खत्म
कर रहा है और ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो कभी कोई कहीं से जंप करके अपनी जान दे रहा है और अब तक ढेर सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी सेबेस्टियन को उसकी वाइफ का कॉल आता है जो कि उसे इन हादसों के बारे में बताती है और उससे जल्दी ही उनकी बेटी एना को लेकर आने को कहती है ताकि वो लोग यहाँ से कहीं सेफ जगह पर जा पाएं। अब यहाँ पर ऑफिस में ही लोग खुद को मारना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन बाहर भागता है तो यहाँ भी बहुत सारे लोग अपनी जान दे रहे थे। अब वो जैसे जैसे बचते बचाते मेट्रो स्टेशन पहुँचता है तो यहाँ पर ढेर सारे डरे हुए लोग थे और तभी वहाँ पर एक हवा आती है जो कि असल में यही क्रीचर्स हैं और अब वहाँ के लोग उसको देख लेते हैं लेकिन सेबेस्टियन समहाउ नहीं देख पाता और अब जिन जिन लोगों ने इन क्रीचर्स को देखा था वो ट्रेन ट्रैक पर चले जाते हैं और अब उनको मरते हुए देखकर बाकी लोग पोजेशन में आकर खुद को खत्म करने लगते हैं और तब तक सेबेस्टियन समझ जाता है कि कुछ भी करना है बस मरने वालों को नहीं देखना है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वो एना के स्कूल में जाता है और उसे लेकर यहाँ से जाने लगता है जिसको चर्च का प्रीस्ट मिलता है और वो सेबेस्टियन से कहता है कि वो ये सब चीजें देखना नहीं चाहता है क्या, ये मिरेकल सब कुछ गॉड कर रहे हैं और वो सब लोगों को फ्री कर रहे हैं। ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पर गॉड्स और एंजल्स अर्थ पर आ रहे हैं और असल में प्रीस्ट इन सभी को गॉड का ही काम मान रहा था यानी कि ये सारे एंजल्स धरती पर आ रहे थे। वो कह रहा था कि ये काइंड ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड है, गॉड्स और एंजल्स यहाँ आ रहे हैं और सबको हेवन में ले जा रहे हैं और हम जानते हैं कि ये सारी चीजें वो खुद से नहीं सोच रहा था बल्कि ये क्रीचर्स उसको ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रीचर्स इतने खतरनाक हैं कि इंसान जो सोचता है उसके जो बिलीफ होते हैं, उनके फियर होते हैं, एंग्जाइटी होती है, उसी के रूप में वो उसको दिखाई देते हैं। अब सेबेस्टियन एना को लेकर अपनी वाइफ के पास में आता है लेकिन यहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी जिससे उसकी वाइफ एक कार से हिट होकर मारी जाती है जो कि उसके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि एना के साथ एक चर्च में था और सेबेस्टियन कन्फेशन के लिए आया हुआ था कि उसने उन लोगों से झूठ कहा और उसने अपनी फैमिली से रीयूनाइट होने के लिए सब कुछ किया जो कि गलत नहीं था और क्या गॉड उसको माफ कर रहे हैं, जिस पर उसे एक एंजल मूव होता हुआ दिखाई देता है। मीन्स वो बिल्कुल सही कर रहा है लेकिन ये सब सच नहीं था क्योंकि उसको बहकाने के लिए ये सब क्रीचर्स कर रहे थे और दिखा रहे थे जिन्होंने उसको पजस करके रखा हुआ था। इनफैक्ट एना भी यहाँ पर रियल नहीं है। अब वो वहाँ से बाहर भाग जाता है और अब आगे चलकर उसको एक लेडी दिखाई देती है और वो उसकी ब्लाइंड फोल्ड हटाने जाने लगता है लेकिन उस लेडी के साथ उसका ग्रुप भी था और 2 डॉग्स भी थे तो वो अपने पुराने तरीके से चलने का प्लान करता है कि पहले ग्रुप में जाएगा फिर सबको क्रीचर्स के हवाले कर देगा। अब वो फिर से अपनी वही पुरानी तरकीब अपनाता है। वो उन सबको कहता है कि अगर वो उसकी मदद करते हैं तो वो उनको जनरेटर के पास लेकर जाएगा, जिस पर पहले तो वो सब एग्री नहीं होते लेकिन वो लेडी जिसका नाम क्लेयर होता है वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और अब तक वहाँ पर वो क्रीचर्स भी आ गए थे तो वो उसे अपने साथ उनके हाइड आउट तक ले जाते हैं। अब ये हाइड आउट असल में एक बंकर था और यहाँ पर वो लोग पूरी तरह सेफ थे। खैर अब इस ग्रुप का एक काइंड ऑफ लीडर होता है जिसका नाम रफा था। वो उससे पूछताछ करने लगता है कि वो यहाँ तक पहुंचा कैसे, बचा कैसे, जिस पर वो कहानी सुनाता है कि वो एक ग्रुप के साथ था और वहाँ पर कुछ लोग आए थे जो कि आंखें खोलकर घूमते हैं और क्रीचर्स को देख सकते हैं और दूसरों को देखने पर फोर्स करते हैं तो उन्होंने उसके पूरे ग्रुप को क्रीचर्स को देखने दिया लेकिन वो छुप गया तो बच गया। अब वो लोग उससे जनरेटर की लोकेशन पूछने लगते हैं और एना उससे कहती है कि अगर वो उनको जनरेटर तक लेकर गया तो 1-2 ही उसके साथ जाएंगे और वो उनके बिना यहाँ पर वापस आया तो बाकियों को उस पर शक हो जाएगा तो उसे सबको ही बाहर लेकर जाना होगा और वो यहाँ पर मौजूद एक लड़की का यूज कर सकता है। अब वो कह देता है कि उसे जनरेटर की लोकेशन नहीं पता, उसने बचने के लिए झूठ बोल दिया था और अब वो उस लड़की सोफिया के पास जाता है जो कि असल में जर्मन थी जिसकी लैंग्वेज किसी को भी समझ नहीं आ रही थी तो वो उससे बात करता है और उसकी बातों को ट्रांसलेट करने लगता है। वो बताती है कि वो अपनी मदर के साथ वेकेशंस पर आई थी, एक शिप पर थी लेकिन तभी वहाँ पर तबाही शुरू हो गई और लोग खुद को मारने लगे लेकिन उसकी मदर उसकी आइस कवर करके उसको बचाकर एक सेफ जगह पर ले आई। इनफैक्ट उन्होंने एक मैसेज भी सुना था कि एक कैसल मोजोइक पर सेफ जोन है जहाँ पर वो कैसल पूरी तरह वॉल से कवर्ड है, माउंटेन पर है और वहाँ पर मेन डोर पर जाने के लिए गोंदोला है। मींस एक ही अंदर आने जाने का रास्ता है जहाँ पर आर्मी निगरानी रखती है, आने वालों को देखा जाता है, चेक किया जाता है और वो जगह पूरी तरह से सेफ है। वो अपनी मदर के साथ वहाँ पर जा भी रही थी लेकिन एक भीड़ के अंदर वो उनसे अलग हो गई जो कि बाद में एक रात क्लेयर को मिलती है। अब सेबेस्टियन के लिए सबसे अच्छा मौका था तो वो सबको कन्विंस करने लगता है कि उन्हें उस कैसल तक जाना चाहिए क्योंकि अगर वो यहीं पर रहे तो फूड शॉर्टेज से मारे जाएंगे जबकि कैसल पर तो फूड उगाया भी जा सकता है और हो सकता है कि वहाँ पर उन्हें सोफिया की मदर भी मिल जाए। अब कुछ लोग एग्री थे और कुछ नहीं थे लेकिन फाइनली सभी कैसल जाने के लिए मान जाते हैं। खैर अब वो सभी कैसल
जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में हम तभी सेबेस्टियन का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर 8 महीने पहले एना बीमार थी, जिसके लिए वो डॉक्टर दवाई ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे हेल्प नहीं मिलती और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और वो लोग एक जगह रात गुजारते हैं और मौका पाकर सेबेस्टियन रफा और ऑक्टेवियो के डॉग्स के पट्टे काट देता है। अब अगले दिन जब सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो रास्ते में क्रीचर्स उनके पास आते हैं और तभी वो दोनों डॉग्स जो होते हैं जिनके पट्टे कट चुके थे वो वहाँ से भाग जाते हैं और अब उन लोगों को उनके लव्ड वंस की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि एक क्रीचर से सुना रहे थे ताकि वो लोग आंखें खोल ले। और रफा को डॉग्स के रोने की आवाज सुनाई देती है जिससे कि वो अपनी आंखें खोल ही लेता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये इन क्रीचर्स की एक ट्रिक थी। तभी वो पोजेशन में आकर खुद को ही खत्म कर लेता है। अब सोफिया को भी उसकी मदर की आवाजें आ रही थी और वो आंखें खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी ऑक्टेवियो उसको रोक लेता है और सबको एक बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है। और यहाँ पर एक ओल्ड कपल भी था, रॉबर्टो और उसकी वाइफ, और यहाँ पर रॉबर्टो के हाथ पर एक डॉग बाइट कर लेता है और यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि वो क्रीचर्स एनिमल्स को भी पजेस कर सकते हैं। अब वो सभी बिल्डिंग में छुपते हैं और सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे, जहाँ पर क्लेयर कहती है कि उन सबको उनके लव्ड वंस की आवाजें सुनाई दे रही हैं और ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर ऑक्टेवियो कहता है कि ये ऑब्जर्वर्स इफेक्ट हो सकता है, जहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स इनडेफिनिट स्टेट में होते हैं जब तक ऑब्जर्व ना किया जाए, और ये क्रीचर्स वहाँ पर नहीं हो सकते जिनका कोई रूप कोई स्टेट नहीं है और वो हर मोमेंट चेंज होते रहते हैं जब तक उन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए, और हमारे कांटेक्ट में आने पर वो हमारे हिसाब से शेप ले लेते हैं। इसलिए उन्हें अपने लव्ड वंस की आवाजें सुनाई देती हैं और अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं जो कि असल में वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये क्रीचर उनके पेन, फियर या फिर ग्रीफ को यूज करते हैं उनके ही खिलाफ। अब सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है जो कि रो रही थी और वो उसको संभालते हुए उसे एना का लॉकेट दे देता है। खैर तभी हम उसका एक और फ्लैशबैक देखते हैं 7 महीने पहले का, जहाँ पर वो एना के साथ एक घर में छुपा हुआ था और वहाँ पर पास में ही वही लोग जो कि इस क्रीचर्स को देख सकते हैं वो आते हैं, और यहाँ पर असल में उनका लीडर वही प्रीस्ट होता है और वो सबके माथे पर आंख बनाकर उन्हें क्रीचर दिखाता है, जिसके बाद वो लोग खुद को खत्म कर लेते हैं। उसको यहाँ पर ये क्रीचर्स एंजल फॉर्म में दिख रहे थे। वो उनको गॉड समझ रहा था, उनके भेजे हुए फरिश्ते समझ रहा था, लेकिन सेबेस्टियन कैसे भी करके एना को वहीं पर छुपा कर रखता है। खैर प्रेजेंट टाइम में एना उससे बात करती है और कहती है कि उसने सोफिया को वो लॉकेट क्यों दिया जो कि उसका था, और वो उसकी बेटी नहीं, सिर्फ उसके लिए एक शीप है। और हम जानते हैं कि ये एना नहीं बल्कि उन्हीं क्रीचर्स में से कोई है, या फिर ये कहें कि यहाँ पर ये उसकी सोच है। तभी क्लेयर उससे बात करने आती है जो कि कहती है उसे अपने भाई की आवाज आई थी जो कि खत्म हो गया था, लेकिन ये सब उन्हीं क्रीचर्स का काम है जो कि उनको तोड़ने के लिए ये सब काम कर रहे हैं और उनके ही दुख और लॉस को यूज करते हैं। और एना यानी कि वही क्रीचर सेबेस्टियन से ये सब सुनने के लिए मना करता है, ऐसे इससे उसका बिलीफ टूट जाएगा और वो वापस होश में आकर सब कुछ सही गलत समझने लगेगा। अब सब घर के अंदर कुछ सामान ढूंढने लगते हैं और एना सेबेस्टियन से एक इंसान को खत्म करने का बोलती है, जिससे कि वो ऑक्टेवियो से ये कह देता है कि वो लोग ब्लाइंड फोल्ड को खोल लें क्योंकि विंडोज बंद हैं, लेकिन असल में विंडो ओपन थी, जिससे कि ब्लाइंड फोल्ड ओपन करते ही वो क्रीचर्स को देख लेता है और खुद को खत्म कर देता है। लेकिन इस बार सेबेस्टियन को ऑक्टेवियो की सोल जाती हुई नहीं दिखाई देती, बल्कि उसका दर्द, उसका खून दिखता है, और अब वो कहीं ना कहीं सही गलत समझने लगता है कि ये वो जो भी कर रहा था या कर रहा है वो ठीक नहीं है, और एना उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है जो कि फ्लक्चुएट हो रहा था, मीनिंग कि ये क्रीचर सेबेस्टियन के माइंड से कंट्रोल खो रहे थे। और वो एना से कहता भी है कि शायद वो शेफर्ड नहीं बल्कि वुल्फ है, मीन्स अच्छा नहीं बुरा इंसान है जो कि लोगों को फ्री नहीं कर रहा बल्कि मार रहा है। खैर अब वो सब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और रास्ते में उन्हें वही एक क्रीचर का कंट्रोल किया हुआ आदमी दिखाई देता है जो कि उन पर अटैक करता है, जिसके अंदर वो ओल्ड कपल उसकी चपेट में आ जाता है और अब वो दोनों अपने ब्लाइंड फोल्ड खोलते हैं और खत्म हो जाते हैं। तभी सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर एक बिल्डिंग में आ जाता है, जहाँ पर क्लेयर उस पर गुस्सा करती है कि वो उन दोनों को बचा सकता है, और अब उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके ग्लासेस नकली हैं, मीन्स वो क्रीचर्स को देख सकता है। खैर अब क्लेयर सोफिया को लेकर वहां से भागने लगती है और रूफ तक पहुंच जाती है, लेकिन वो ब्लाइंड फोल्डेड थी तो आगे उसको डेड एंड नहीं दिखता और वो नीचे बालकनी में गिर जाती है। सेबेस्टियन सोफिया के पास आता है और एना उससे कहती है कि वो उसकी ब्लाइंड फोल्ड हटा दे, लेकिन अब वो पूरी तरह से अपने सेंसेस में आ जाता है और सोफिया की आंखें नहीं खोलता, यानी कि उसकी पट्टी नहीं हटाता। खैर तभी हम उसका 7 महीने पुराना फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर प्रीस्ट और उसके लोगों ने उसको पकड़ लिया था और वो लोग एना की आंखें खोलकर उसको क्रीचर दिखा देते हैं, जिससे कि वो खुद को खत्म कर देती है और सेबेस्टियन भी उसे मरते हुए देख लेता है, लेकिन उसे एंजल दिखाई देती है और ऐसे ही उसे क्रीचर्स ने अपने वश में किया था और एना भी उसे दिखने लगी थी। खैर प्रेजेंट टाइम में वो क्लेयर को होश में लाता है और वहाँ पर प्रीस्ट और उसके लोग भी आ चुके थे और वो उनके पास आने लगते हैं। एक लेडी उन्हें रोकती है, लेकिन सेबेस्टियन तो देख सकता था तो वो उससे लड़ता है और उन दोनों को बचाकर एक कार से वहाँ से भागता है और प्रीस्ट अपने लोगों के साथ उसका पीछा करता है। खैर अब वो लोग कैसल तक जाने वाले गोंडोला स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और सेबेस्टियन
सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को ऊपर जाने का बोलता है, तब तक वो यहाँ पर प्रीस्ट और उसके लोगों को रोक कर रखेगा। अब वो दोनों ही ब्लाइंड फोल्डेड ऊपर जाने लगती हैं, लेकिन ये रिस्की था तो वो अपनी आंखें खोलकर ऊपर जाने लगती हैं और ऊपर जाकर क्लेयर गोंडोला शुरू करने लगती है, लेकिन वो यहाँ से ऑन ही नहीं होता। खैर अब नीचे सेबेस्टियन कार ब्लास्ट करके प्रीस्ट के कुछ लोगों को मार देता है और एना के रूप में ये क्रीचर्स उसको फिर से मैनिपुलेट करने लगते हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह होश में था तो वो कोई बात नहीं मानता। अब एना उसकी ओर बढ़ने लगती है जो कि असल में प्रीस्ट होता है और ये क्रीचर्स उसको एना दिखा रहे थे, लेकिन अब वो उसे स्टैब कर देता है और वो प्रीस्ट भी यहाँ पर सेबेस्टियन को स्टैब कर देता है, ये कहते हुए कि वो गलत कर रहा है। लेकिन सेबेस्टियन अब जान गया था कि वो बिल्कुल सही कर रहा था और मरते हुए उसे अपने आसपास एना महसूस भी होती है जो कि रियल में उसकी ही बेटी थी, और तभी वो अपना दम तोड़ देता है। अब यहाँ पर ऊपर क्लेयर बेल रिंग करती है कि कैसल के लोग सुन लें, और वो लोग सुन भी लेते हैं जो कि गोंडोला को ऑन कर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर आ पाए। तभी क्लेयर और सोफिया को वो क्रीचर्स मैनिपुलेट करते हैं ब्लाइंड फोल्ड खोलने के लिए, लेकिन वो लोग खुद को संभालते हैं और अब एक गोंडोला में बैठकर कैसल तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आर्मी वाले उनको चेक करते हैं कि कहीं ये क्रीचर्स को देखने वाले लोग तो नहीं है, और फिर उन्हें अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर सोफिया को उसकी मदर भी मिल जाती है। खैर अब क्लेयर को टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर उसका खून निकाला जाता है, और डॉक्टर बताती है कि बाहर जो ये लोग हैं उनको शेयर्स कहा जाता है। ये जो लोग होते हैं ना, यानी कि शेयर्स होते हैं, उनका डीएनए किसी ट्रॉमा, पेन या ग्रीफ से ऑल्टर हो जाता है, जिससे कि वो काइंड ऑफ इन क्रीचर्स को देखकर भी कुछ नहीं कर सकते, यानी कि ये क्रीचर्स उनको कुछ कह ही नहीं सकते और ये लोग इम्यून हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो है ना, वो शेयर्स के खून से किसी एंटीडोट को बनाने की कोशिश में थे ताकि इस चीज से बचा जा सके, या तो ये कोई बीमारी है या फिर कुछ भी, या क्रीचर, या कुछ भी कह सकते हो। खैर अब मूवी के एंडिंग सीन में हम एक वॉल्ट को देख पाते हैं जहाँ पर कैसल के लोगों ने कुछ रैट्स के ऊपर शेयर ब्लड का एक्सपेरिमेंट किया था। इन लोगों ने यहाँ पर एक शेयर को बांध कर रखा हुआ था। वो यहाँ पर चेक कर रहे थे कि रैट्स के ऊपर इसका क्या असर होता है और अगर डीएनए ऑल्टर होगा या फिर नहीं। और तभी हम ये देख पाते हैं कि वॉल्ट के अंदर से बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, और ये जो शेयर होता है वो ये कहने लगता है कि मुझे देखने दो। और जैसा कि सेबेस्टियन हमेशा से देखा करता था कि आत्माएं ऊपर जा रही हैं, तो शायद से ये शेयर भी यहाँ पर रैट्स की आत्मा को देखना चाह रहा होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रैट्स का डीएनए ऑल्टर हो गया होगा और उसके जरिए ये क्रीचर्स वहां से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।